अस्सलाम वालेकुम। 176 प्लस की मार्केट की क्लोजिंग रही और इस वीक पे जब वीक एंड हुआ तो मार्केट ने 500 प्लस पॉइंट्स की क्लोजिंग दी। और मेजरली हमने ये देखा है कि जब भी फ्राइडे का डे होता है तो उसमें हमेशा हम सेलिंग की तरफ या प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा देखते हैं, बट इस बार हमने बाइंग मोमेंटम देखा मार्केट के अंदर। मुइस ओवरऑल एक मार्केट का रैप के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद स्पेसिफिक सेक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट की रेंज छोटी थी, बल्कि अगर हम पिछले हफ्ते से इसको कंटिन्यू रखते हैं तो लास्ट जो हमारा हफ्तानामा था, जो वीकेंड का शो होता है हमारा, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये वाला हफ्ता, क्योंकि लास्ट 3 हफ्ते नेगेटिव जा चुके हैं हमारे पास, तो ये वाला हफ्ता पॉजिटिव होगा और इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट ने टोटल जो नेट गेन हुआ है वो 5,500 पॉइंट्स का हुआ है। यानी कि ये वाला हफ्ता पॉजिटिव चलेगा और मुझे लगता है कि जो आने वाला हफ्ता है, जो कल से शुरू होगा इंशाल्लाह, तो उसके अंदर मुझे लगता है मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी हफ्ते के अंदर, क्योंकि महीने का पहला स्टार्ट है और हमने देखा कि महीने के स्टार्ट के अंदर बाइंग मोमेंटम बिल्ड होता है। और इसके अलावा भी न्यूज़ चल रही है, ईरान और यूएस की आपस में बात होना शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग ऑयल की हमारे पास, जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी मार्केट के ऊपर। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो कल के दिन भी। इसके अलावा सिर्फ फ्राइडे की बात करें तो बहुत ही छोटी रेंज के अंदर मार्केट में ट्रेडिंग हुई, लेकिन जो पाकिस्तान रिफाइनरी है, इवन जो रिफाइनरी सेक्टर है, वो अगेन मोमेंटम बिल्ड कर चुका है और फ्राइडे की क्लोजिंग उनकी अच्छी है। ये 60 रुपए के ऊपर पाकिस्तान रिफाइनरी क्लोज हुआ है। सिनर्जी 1070 के पास, 1080 के पास क्लोज हुआ है। 437 या 38 पर नेशनल रिफाइनरी और 970 रुपए पर अटक रिफाइनरी। तो मुझे लगता है कि अटक रिफाइनरी या पूरी रिफाइनरी जो सेक्टर है, वो हमें अगेन ट्रेडिंग का मौका देगा आने वाले हफ्ते के अंदर और नए हाई की तरफ रिफाइनरी सेक्टर को हम जाता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर बाइंग चल रही है, वो थोड़ी बहुत हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत बाइंग चल रही है और फर्टिलाइजर के अंदर, क्योंकि एफएफसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो एक्सपेक्टेशन है कि फातिमा का रिजल्ट भी थोड़ा बेहतर आ सकता है। उसकी सेल्स भी इंक्रीज हुई थी, तो फातिमा के अंदर भी थोड़ा मोमेंटम दिखने में आ रहा है स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल ठीक है, मैं मुफीज से डिस्कस करूंगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस। उससे पहले मैं मुइस एक और चीज पूछना चाहूंगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, ये नेट बायर्स हमें नजर आए हैं काफी मेजर कैपिटल एलोकेशन के साथ तकरीबन 23 मंथ्स के बाद। क्या हमें लिक्विडिटी थोड़ी सी मजीद इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है अगस्त के महीने की अगर हम बात करते हैं और आने वाले? देखें, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पूरी मार्केट के अंदर बाइंग नहीं करते हैं, वो स्पेसिफिक करेक्ट। सेक्टर्स के अंदर बाइंग करते हैं, जो मैं अपनी वीडियो के अंदर पहले भी बता चुका हूँ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम फीपीलीपी डेटा के अंदर देखते हैं तो वो अदर्स के अंदर मेजर बाइंग कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीमेंट और बैंकिंग के अंदर कर रहे हैं। तो बैंकिंग और सीमेंट के अंदर तो हमें पता है, बैंकिंग में यूबीएल बाय करते हैं, सीमेंट में ऑब्वियसली उनकी जो सबसे पहली पिक होती है वो लकी सीमेंट होती है। लेकिन अदर्स के अंदर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनकी जो मेजर बाइंग है वो रिफाइनरीज के अंदर चल रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है। इसके बाद कुछ अटक रिफाइनरी आता है। ये 2 रिफाइनरीज़ बाय कर रहे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर गेल और जीएचएनआई, इन दोनों के अंदर भी अच्छी बाइंग चली है अदर्स के अंदर। तो ये कुछ-कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट या स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर बाइंग करते हैं, तो इससे पूरी मार्केट की लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि बहुत टाइम बाद, तकरीबन 2 साल बाद अब वापस से बाइंग स्टार्ट हुई है, तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कहानी होगी या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, क्योंकि फंडामेंटल हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें शेयर्स, तो हो सकता है कि अच्छा गेन हमें ओवर द ईयर्स देखने को मिल जाए स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा बिल्कुल मुझे ठीक है, एक मैं सवाल आपके मैं आपसे पास। पूछता हूँ, साथ मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ, मुझे जो प्लीज। आपने ये फ़िफ़्टी की बात की, तो मैं ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए एक चीज़ जानना चाहूँगा, ताकि लोगों के अगर ज़हन में ये सवाल है कि हमारे पास जो डेटा आता है नेशनल क्लियरिंग से भी और ब्रोकरेज हाउसेस से भी, उस समय ये तो पता चल जाता है कि नेट बाइंग सेलिंग किसकी है, लोकल पोर्टफोलियो की है या फॉरेन पोर्टफोलियो की है, और सेक्टर का पता चल जाता है। बट उस सेक्टर में कौन-सी कंपनी ली है, ये पता नहीं चलता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि बैंकिंग में यूबीएल लेंगे या सीमेंट में लकी सीमेंट लेंगे या इसके अलावा गैल होगा या एक्सवाईज़ेड। क्या रिटेल इन्वेस्टर को पता चल सकता है कि कौन-सा इंस्टीट्यूशन कौन-सी पर्टिकुलर कंपनी में बाय कर रहा है? नहीं, इस तरह पता नहीं चलता। ऑब्वियसली इनसाइट्स होती हैं, उससे तो कुछ आपको आइडिया हो जाता है। दूसरा वॉल्यूम से हमें आइडिया हो जाता है, क्योंकि एक पैटर्न भी पता होता है लोगों को, जो ब्रोकर्स होते हैं उनको पैटर्न पता होता है कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं स्पेसिफिक कंपनी का, तो किस तरह से बाइंग आती है, कितना मोमेंटम उस शेयर का स्ट्रॉन्ग हो जाता है बाइंग। तो वो सब देखकर स्क्रीन पे पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है और किस सेक्टर के अंदर किसकी बाइंग आ रही है। और ऑब्वियसली फीपी-लिपि सब देखते हैं एक साथ, तो आइडिया हो जाता है किस तरह से किस स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग आ रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मुफीद, मैं थोड़ा-सा चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा। हमेशा वीकेंड पे कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है, बट इस बार ट्रम्प साहब का भी ये कहना है कि टेस्ट अटैक्स जो हैं ईरान के ऊपर वो रोके जाएँगे। सर जी, ये पीस डील के बाद से सिचुएशन दोबारा से फ्लेयर अप होती है। थोड़ा-सा बताइए करंट स्टेटस क्या चल रहा है जंग का? करंट स्टेटस ये है कि ये पहले थ्रेट किया गया था। आई वाज़ टॉकिंग टू समवन, तो उन्होंने कहा था कि अटैक होंगे। मैंने कहा नहीं होंगे। अच्छा, मुझे इसलिए नहीं कि मैंने कहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं होंगे, क्योंकि वही है ना कि शेर आया शेर आया। तो वो अभी वो पैटर्न वही वाला चल रहा है। तो वही वाली बात थी कि अटैक नहीं हुए। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट थी वो ये थी कि जो प्रपोज़ल यूएस ने भेजा है, जो कतर भी जिसमें इन्वॉल्व्ड है, वो ईरान ने इस वक़्त रिजेक्ट कर दिया है। और यही फिलहाल की अपडेट्स हैं।
तो जो सिचुएशन आप फ्लेयर अप होने की बात कर रहे हैं, ये फ्लेयर अप नहीं हो रही है, ड्रैग हो रही है। ठीक है, सिचुएशन फ्लेयर अप होती है जब एक्चुअली कोई एग्जीक्यूशन होती है, अब ये ड्रैग हो रही है। और एक टाइम आता है जब ये चीजें ना हम पास्ट डेटा से देखते हैं, जब भी कोई इवेंट फर्स्ट टाइम होता है उसका इनिशियल रिएक्शन आता है, उसके बाद क्या होता है कि वो डाइल्यूट हो जाती है, मार्केट उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, मार्केट उसके अकॉर्डिंग रीरेट भी हो जाती है, और फिर वो रिस्क फैक्टर प्राइस इन करती है। तो अब जो जंग ड्रैग हो रही है उसमें ऑयल भी अपनी रेंज में, देखें 60 से वापस 80s में आ गया, लेकिन 80s में ही जा रहा है, 90s को तोड़ता है अगर, तो भी थोड़ा भारी लगता है, तो वो 80s की एक रेंज में चल रहा है। अगर सिचुएशन कहीं वो कहते हैं ऊंट किसी करवट बैठता है, चीजें ठंडी होंगी तो वापस 70 की रेंज में आ जाएगा, वरना शायद इसी रेंज में घूमता रहे। कुछ ज्यादा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यूएस भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस जंग को, ईरान भी नहीं कर सकता। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये बात याद रखिएगा कि इट्स जस्ट नॉट बिटवीन यूएस एंड ईरान, बट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, तो वो कोई भी नहीं चाहते कि ये सिचुएशन ज्यादा ड्रैग हो, तो वो एट द एंड ऑफ द डे बैकडोर डेवलपमेंट से सॉल्व ही होगी, डिप्लोमेसी विल टेक इट्स प्लेस, और ये कहीं ना कहीं जाके ठंडी होगी, कोई ना कोई पीस एग्रीमेंट होगा, कोई सीज फायर होगा, कहीं ना कहीं जाके मामला ठंडा होगा। लेकिन अब कितना टाइम लग सकता है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम लास्ट सप्ताह में जब डिस्कशन कर रहे थे तो तब हमारी भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ऑयल थोड़ा सा होपफुली नेगेटिव साइड पे ओपन करेगा और मार्केट को पॉजिटिव इंपैक्ट लेगी, एंड देन अगेन 7000 पॉइंट्स मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी मंडे को। आप मुझे बताएं प्लीज कि ऑयल की ओपनिंग आपको कल किस तरीके से लग रही है, कंसीडरिंग के 92 का एक बार टच कर चुका है फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद से, आपको क्या प्रेडिक्शन लग रही है ऑयल की मंडे की? मुझे लगता है ऑयल थोड़ा सा नीचे खुल सकता है, या बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं आएगा, यानी बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा, और जरा एक बेहतर रेंज में ही रहेगा। प्रॉब्लमैटिक ओपनिंग नहीं होगी या कंसर्निंग ओपनिंग नहीं होगी, मुझे इस तरह लगता है। बिल्कुल ठीक है मोइस, लेट से ऑयल अगर नेगेटिव साइड पे ओपन होता है तो हम मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो प्लीज बताइएगा। 178 के हैं, क्या मार्केट उनको ब्रेक करके अपने नेक्स्ट जो है लेवल के ऊपर टच कर सकती है? इस बारे में जरा थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि एक 180 तक मार्केट इस वीकेंड के अंदर जा सकती है, वीक के अंदर जा सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑयल थोड़ा नीचे खुलेगा। अगर हम ऑयल के चार्ट देखते हैं ना इस वक्त, तो जो जुम्मे वाले दिन की क्लोजिंग है उससे जस्ट 15 मिनट पहले तक 84.5 पर ऑयल ट्रेड कर रहा था, और आखिरी 15 मिनट के अंदर बाइंग मोमेंटम बिल्ड हुआ और 86.80 पर क्लोजिंग आई है। और जो मेरा रेजिस्टेंस एरिया था 86.29 का, उसको ब्रेक करिए, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है यूएस ऑयल ने। लेकिन अब जिस तरह की न्यूज आ रही है, अटैक्स रुकने की बात चल रही है, अटैक्स वैसे भी रुके हुए थे, लेकिन ईरान ने जब कुछ अटैक कर दिया यूएस मिलिट्री के ऊपर, सरप्राइज अटैक, इस वजह से हमने देखा कि ऑयल अगेन बढ़ गया। लेकिन मुझे अब लगता है अगेन थोड़ा बहुत सेटल डाउन की तरफ जाएगा, और ऑयल की ओपनिंग जो मुझे दिख रही है वो $84 के आसपास दिख रही है, और हो सकता है कि सुबह मार्केट ओपनिंग से पहले तक 80 के करीब आ जाए, तो मार्केट पॉजिटिव ही ओपन होगी। मुझे लग रहा है 1000-2000 पॉइंट मार्केट ऊपर जा सकती है, मोमेंटम मुझे स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, 180 का लेवल इज इंपॉर्टेंट इस वीक के अंदर। प्लीज मेरा एक और कंसर्न भी होगा, कीपिंग सेंटिमेंट्स असाइड कि जिस तरीके से डिस्ट्रप्शंस चल रही हैं, हम अगर देखते हैं इसने फूड सेक्टर के अंदर भी कुछ इफेक्ट लिया था, जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, ऑफ कोर्स एक इंपैक्ट आया था, हमारे इंपोर्ट बिल पे इंपैक्ट आया। एंड वी टॉक अबाउट केमिकल सेक्टर, तो केमिकल सेक्टर में भी खबर आई थी कि पेट्रोकेमिकल जो मार्जिन हैं, जो केमिकल सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक इफेक्ट आया है इस चीज का कि मार्जिन उनके नैरो डाउन हुए हैं, अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस की भी बात करते हैं, बिकॉज जो स्टॉक पाइल अप कॉस्ट है वो ज्यादा हो चुकी है एज कम्पेयर टू द डिमांड, और उसका इफेक्ट हमने लकी कोर इंडस्ट्रीज पे भी, ईपीसीएल पे भी और लॉट केमिकल पे भी देखा। कंसीडरिंग लॉट केमिकल इज अ गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी, डिविडेंड यील्ड उसकी अच्छी है। तो आप मुझे बताएं, क्या अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में ये चीज इफेक्ट डाल सकती है अगर इस चीजें जैसे आप बता रहे हैं कि मजीद ड्रैग ऑन हो? देखें, जो भी इंडस्ट्री रिलाई करती है ना, तो अगर तो चीज ड्रैग होती है, तो चाहे वो हमारी जैसे हम रिफाइनरी सेक्टर की बात कर रहे थे, या स्पेसिफिकली ऑयल सेक्टर की बात कर रहे थे, जिससे मार्केटिंग इंक्लूडेड, रिफाइनरी एक्सप्लोरेशन, वो सेक्टर हो, केमिकल हो, जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वो भी इफेक्ट लेते हैं। यानी जब आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इफेक्ट करेंगे और आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, आप प्रॉब्लली वही ट्रेड रूट यूज करें, तो आपके अगर एक्सपोर्ट नंबर्स कम होंगे तो आपके वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर लिंकर ऑन होती है, तो ये चीजें जो सेक्टर या जो कंपनी रिलाई करती है पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर रूट पे या इस जंग से अफेक्ट हो रही है बाय डायरेक्ट मींस और इनडायरेक्ट मींस, तो यस वो उनके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करेंगे, और वो फिर हम आगे चल के देख सकते हैं अगर ये सिचुएशन लिंगर ऑन करती है। लेकिन अगर डाइल्यूट हो जाती है तो फिर कंपनी स्कोप अप कर लेंगे, तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम फिर होगा नहीं। और केमिकल सेक्टर की जहां तक बात है, केमिकल सेक्टर वैसे भी अभी कुछ खास चल नहीं रहा है, तो ऑलरेडी एक प्रेशर भी है, एक सेंटिमेंट भी नहीं है, क्योंकि हमारे अभी बड़ा पिक एंड चूज किया जाता है ना सेक्टर्स को। ऑयल सेक्टर चलेगा, अभी रिफाइनरी काफी टाइम से उस तरह नहीं चल रहा था, तो रिफाइनरी पॉलिसी की बात है तो रिफाइनरी चलने लग गया, आपका आईटी नहीं चल रहा, आपका टेक्सटाइल नहीं चल रहा, आपका फार्मा नहीं चल रहा, सीमेंट में थोड़ी बहुत आपको चाल नजर आती है, तो कुछ साइड आइटम्स आपके चल जाते हैं। तो जहां तक केमिकल की बात है, तो वो भी अभी रुका हुआ है। वंस
ये चीजें सेटल होती हैं और केमिकल सेक्टर इटसेल्फ में कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है तो हम केमिकल सेक्टर को भी चलता हुआ देख सकते हैं। करेक्ट मोइज, जैसे मुफीज ने बताया कि साइड सेक्टर्स को में ज्यादा मोमेंटम देख रहे हैं, कंसिडरिंग के लास्ट वीक के अंदर कमर्शियल बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया और इवन सीमेंट सेक्टर हो गया। इसके अंदर हमने कुछ थोड़ी सी चाल देखी, कंसिडरिंग रिफाइनरी सेक्टर ऑन टॉप आपको मजीद इसमें कैपिटल गेन के चांसेस नजर आ रहे हैं। व्हाट अबाउट ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज और बाकी ये जो स्टॉक्स हैं, इवन ओजीडीसी को हम उस तरह परफॉर्म करते नहीं देख रहे, पीएसओ के रिसीवेबल्स के इश्यूज आ रहे हैं, लोग इन्वेस्टेड हैं हेवीली उन कंपनीज के अंदर। इन सेक्टर्स की कब बारी आएगी कंसिडरिंग के मेन पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इंडेक्स में? देखिए चीजें सेटल डाउन होंगी ना, अभी मार्केट बिल्कुल स्पेसिफिक कंपनीज पर न्यूज बेसिस पर चल रही है मार्केट। किसी कंपनी के बारे में, किसी सेक्टर के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसका रिएक्शन ले रही है मार्केट, और कुछ भी नहीं चल रहा है मार्केट के अंदर। जो पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं वो एफएफसी के ऐड हुए थे लास्ट वीक के अंदर, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट्स ऐड हुए थे, इसके अलावा और कोई भी कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं करी और कोई भी सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो लास्ट पूरे हफ्ते के अंदर टोटल 500 पॉइंट्स ऐड किए। ओजीडीसी ने फिल थोड़े टाइम पहले ही नया हाई लगाया था 350 रुपए का, मुझे लगता है कि अब वापस से शायद हो सकता है, टाइम ले, लेकिन अगेन 350 पर जा सकता है। कंपनीज बहुत सारी अच्छी मिल रही हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन मोमेंटम किसी भी कंपनी के अंदर बिल्डिंग है तो जिसको इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्ट तो कर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए जो चलती हुई कंपनी है जिसके अंदर मोमेंटम बिल्ड हुआ है ऑलरेडी उसके अंदर करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। वरना अगर आप ओजीडीसी में ट्रेड करना चाहेंगे या करने जाएंगे तो हो सकता है आपका कैपिटल थोड़े टाइम तक ब्लॉक हो जाए। करेक्ट, ये चीज कल भी हमारा मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा, कल भी हमारा एक लाइव जूम सेशन था जिसमें मोइस इन स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में गाइड करे। तो ये सिलसिला हमारा हर 2 हफ्ते बाद होता है, जो कि हमारे क्लाइंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है और तरीका बहुत ही आसान है। आप अपना अकाउंट अगर हमारे पास शिफ्ट करवाते हैं तो नॉट जस्ट द जूम सेशंस बल्कि कंप्लीट ब्रोकरेज की जितनी भी सर्विसेज होती हैं इंक्लूडिंग एडवाइजरी की सर्विसेज, इसमें लाइव जूम सेशंस होते हैं, ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटीज होती हैं, स्विंग और इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं और बेतहाशा और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड की जाती हैं। दे आर नॉट पेड सर्विसेज। आपने एक व्हाट्सएप करना होगा 03010301 और आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगे एंड यू कैन इजीली शिप योर ब्रोकर विद अस। एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ एक चीज मैं ऐड कर दूं साथ कि हम लोग जो जूम सेशंस करते हैं ना वो मोस्टली लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए वो भी डालते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा एक आप स्किम कर सकें, थोड़ा आइडिया हो सके। सो जूम सेशंस तो आपको भी लेट्स से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डाल देते हैं आप, ताकि आप लोग उससे जो वैल्यू ले सकें ले लें। बट इंपॉर्टेंट चीज जूम सेशंस भी नहीं है, टाइमली अपडेट और उस पे टाइमली रिएक्शन, एंट्री एग्जिट असल चीज होती है। तो अगर जब आप जूम सेशन देखें तो प्रॉब्ली वो शायद पुराना हो चुका होगा या उसमें जो स्ट्रैटेजी होगी वो हो सकता है डिले हो गई हो या चेंज हो गई हो, लेकिन क्लाइंट जो हमारे साथ काम कर रहे थे उनको एक्टिवली, क्योंकि वो सेशन में सवाल भी कर रहे होते हैं, उनको टाइमली जवाब मिल रहे होते हैं, फिर वो एक्टिवली हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको टाइमली एंट्री एग्जिट क्या स्ट्रैटेजी है उसी वक्त बताई जा रही है। जब तक वो सोशल मीडिया तक आता है वो चीजें हो सकता है कोई नई खबर आ गई, अब तो खबरें भी इतनी जल्दी चेंज हो रही है तो मीम्स भी हम देखते हैं कि वो पहले तो पूरे टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल वैल्यूज एंड फंडामेंटल एनालिसिस से अब सिर्फ ट्रम्प की ट्वीट है तो मार्केट चल रही है या उसका रिएक्शन आ रहा है। तो बड़ी हर सेकंड जो है ना खबर बदल जाती है, तो जब तक आप तक वो खबर पहुंचती हो सकता है वो इतनी रेलेवेंट रहे भी या ना रहे। तो अगर आप अकाउंट हमारे साथ खुलवाएंगे तो आपको रेलेवेंसी बड़ी मैटर करती है और आपका टाइमिंग बड़ी मैटर करती है मार्केट में डिसीजन लेने के लिए। तो वो आपको एक बड़ा बेनिफिट देगी कि आपने एंट्री एग्जिट किस तरह प्लान करनी है टाइमली। सिर्फ जूम सेशंस नहीं, आपको एंट्री एग्जिट किस तरह प्लान करनी है, आपने स्टॉक को किस तरह शफल करना है, रीबैलेंस किस तरह करना है, हर चीज बताई जाती है। तो आप कांटेक्ट जरूर करें एटलीस्ट। चलें, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ ही अकाउंट खुलवाएं। अब हम तो संडे को भी आते हैं, बैठते हैं और हम तो कहते हैं कि हम तो वैसे ही गप लगाते हैं, लेकिन हम डिस्कशन भी करते हैं, काम की बात भी करते हैं, आप लोग के लिए जो चीज बता सकते हैं वो भी बताते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब आप हमारे क्लाइंट बनेंगे तो हम आपको ज्यादा वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड कर सकेंगे। और आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन तो ले ही सकते हैं। अकाउंट खुलवाना ना खुलवाना आपकी मर्जी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ले तो सकते हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अकाउंट भी बाय द वे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिएगा। जी साहब, आपने बस एक व्हाट्सएप करना है 03010301 मोइस। रिजल्ट्स वैसे तो ने दंगल के अंदर भी डिस्कस किए, हम भी वीक ऑन वीक डिस्कस कर ही रहे थे उनको, बट मेपल लीफ सीमेंट को मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका एनालिसिस रिजल्ट के ऊपर कि इसकी जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो भी 2.66% बढ़ चुका है। इसका ईपीएस किस तरह से आया है इस बार और हाउ फार कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है, थोड़ा सा इस बारे में। देखिए सेल्स वगैरह और सब नॉर्मल चला है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं इसके तो अर्निंग्स भी सेम ही है, तकरीबन 2% का इंक्रीज। आई डोंट थिंक इतना कोई मेजर इंक्रीज है, ना ही सेल्स के अंदर ना ही अर्निंग्स के अंदर। अगर हम बात करें आने वाले क्वार्टर्स की तो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और मेन जो इसके लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी वो ये होगी कि अगर इन्फ्लेशन डाउन होती है पाकिस्तान की तो हम इंटरेस्ट रेट को भी नीचे आता हुआ देखेंगे, जो कि इसके लिए बेनिफिशियल होगा। और रिसेंटली पायनियर सीमेंट ने भी 4 अरब रुपए का इसके लिए लोन अप्रूव किया मैपल लीफ सीमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर रन के लिए इट्स अ सॉर्ट ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक जो आपको मल्टीपल्स के अंदर रिटर्न दे देगा। अगर आप 3-4 साल होल्ड करते हैं तो स्लो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं मैपल लीफ के अंदर। मैं तो इसके अंदर पॉजिटिव ही हूँ स्टिल।
करेक्ट। मैं एक और चीज अपनी ऑडियंस के लिए बताऊंगा कि जो स्टॉक्स आज भी मोइस बता रहे हैं कि जिनके अंदर मजीद कैपिटल गेन की ऑप्शंस नजर आ रही हैं, लास्ट वीक के हफ्तानामा को अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो स्टॉक्स हमने लास्ट वीक बताए थे ऑटो सेक्टर के अंदर भी, जैसे गैल हो गया, जीएच चेन्नई हो गया, और रिफाइनरी सेक्टर के अंदर स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए थे, कंसिडरिंग कि अभी रिफाइनरी अपग्रेडेशन की बातें चल रही थी, कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ होता, स्टिल कैपिटल गेन प्रोवाइड किया गया और आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी एनालिसिस भी मिले। इसी तरह आप लोग अपनी राय जरूर बताया करें कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को शो से कितना फायदा होगा। मुफीस, मैं जानना चाहूंगा, जैसे मोइज ने 180 का टारगेट बताया, वीक ऑन वीक बेसिस टच हो सकता है, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस 180 तक पहुंचने के लिए? कॉशियस बाइंग होनी चाहिए, स्लोली गेन करना चाहिए, या कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग की तरफ भी जाना चाहिए? प्लीज बताइए। नहीं, अगर आप फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं तो कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। बाइंग तो आप कर सकते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 20,000, 25,000, 30,000 का माल एक्यूमुलेट करते रहें। लकी सीमेंट ले लें, मेपल लीफ सीमेंट ले लें, ग्लेक्सो ले लें। अच्छा, बहुत बार ये होता है, जैसे मैं ग्लेक्सो की एग्जांपल देता हूँ, नहीं चल रहा ना, रुका हुआ है, ये फार्मा नहीं चल रहा। फिर जब चलते हैं ना, फिर हम भागते हैं उनकी तरफ, और हाँ, वो एक टाइम पे बहुत लंबे टाइम तक वो साइडवेज होते हैं या एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। उसी टाइम पे आपने थोड़ा-थोड़ा जमा करना है, एंड आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ये जो साइडवेज का पीरियड होता है या जब मार्केट बड़ी रुकी भी होती है ना, बुलिश में तो सबको मजा आ रहा था, लिया और ऊपर बेचा। ये टाइम बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट यही टाइम पे आपने एक्यूमुलेट करना होता है, और फिर आपको गेन्स मिलते हैं। फिर जो हेफ्टी गेन्स होते हैं वो तभी मिलते हैं कि जब आपने अच्छे टाइम पे फिर आप सोचते हैं कि वो 60 रुपए का साजगार, वो इसीलिए कि जब वो 80 रुपए का, 200 रुपए का, वो अच्छा नहीं लग रहा होता ना। तो ग्लेक्सो जैसी कंपनी आप ले सकते हैं बिल्कुल, जब वो एक्यूमुलेट अपनी एक्यूमुलेशन जोन में, फिर ऐसे-ऐसे जब वो चलेगी, फिर वो रैली पकड़ेगी, हो सकता है तब आपको मौका ना मिले, फिर आपको महंगा लग रहा हो, तो आप इस तरह की कंपनीज में बिल्कुल कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए, पर आप बाइंग कर सकते हैं। करेक्ट। ये मोइस मुफीज ने बिल्कुल ठीक बात की है, कॉशियस अप्रोच बड़ी जरूरी है। हम भी जब देखते हैं किसी स्टॉक के अंदर कोई खबर आ रही हो, फौरन से उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। मोइस, एसपीएस सितारा पेट्रोलियम के, कल आपको सेशन में भी कुछ सवाल आ रहे थे, सितारा पेट्रोलियम के वॉल्यूम्स, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स लगने के बाद जब वो लिस्ट हुआ, उसके बाद से वॉल्यूम्स भी उसके नैरो डाउन हो गए, उसमें उस तरीके से कैपिटल गेन भी नहीं मिल रहा, 16.5-17 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्या प्रोजेक्शन लग रही है आपको सितारा पेट्रोलियम की? देखो, एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है सितारा पेट्रोलियम इस वक्त, क्योंकि जिस 19 रुपए पर वो लॉन्च हुआ था और इस वक्त 16 रुपए ट्रेड कर रहा है, तो जहां पर लॉन्च हुआ था और इतने मेजरली बाइंग भी थी उसके अंदर, आई थिंक फास्टेस्ट सब्सक्राइब हुआ था इसका शेयर भी बुक बिल्डिंग वाले दिन, पहले ही दिन आई थिंक 5-10 मिनट के अंदर 100% सब्सक्राइब हो गया था। जो 19 रुपए पर हो रहा था और वो वही शेयर, सेम शेयर 16 रुपए में मिल रहा है, और बस एक न्यूज लग गई जिसके अंदर इसका हाथ भी नहीं था, ना इसके लॉसेस हो रहे हैं इसको, ना कुछ हो रहा है उस न्यूज की वजह से, लेकिन इतनी सेलिंग आ गई उसके अंदर। तो यहाँ पर तो एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, लोग बाय भी कर रहे हैं, तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि बाय कर सकते हैं इसको फॉर द लॉन्गर रन। अगर आप इसको रखते हैं तो अच्छा गेन मिल जाएगा, और इस बार जो इसका एनुअल रिजल्ट है, तो मुझे लगता है कि 4.5 रुपए तक की अर्निंग और कुछ ना कुछ पे आउट भी कर सकती है कंपनी, तो कुछ कैपिटल गेन के लिए इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सितारा पेट्रोलियम के अंदर। कोर्स ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर अगर थोड़ा सा चलेगा तो एसपीएस इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल। आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है कि आप किस स्टॉक के अंदर स्टक हैं, या किस स्टॉक में आपको हमारी कॉल्स या हमारी स्ट्रेटजी से फायदा हुआ, और हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल रोजनामा के अंदर। और ऑयल की ओपनिंग होपफुली एक नेगेटिव साइड पे हुई तो मार्केट को हम बेहतर परफॉर्म करके देख सकते हैं, लुकिंग टुवर्ड्स अ टारगेट ऑफ 180 वीक ऑन वीक बेसिस पे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रोजनामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Thank you.